नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। आप सभी मित्र पहली बार मिल रहे हैं तो ये रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं हम सौंदर्य, और इसको आप सरल भाषा में कहो तो ऐसे कह सकते हैं हम काव्य सौंदर्य। ये देखिएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कविता सौंदर्य, यानी कि कविता की सुंदरता। ध्यान रखिएगा, काव्य सुंदरता और कविता की सुंदरता से मतलब है कि कविता की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सुंदरता। ध्यान रखिएगा, सौंदर्य प्रकरण आपकी रीट के पाठ्यक्रम में दोस्तों आपके लगभग 5 सवालों का बनता है और 5 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, ये जो क्लास हम लेकर आए आपके लिए, तो फिर आपसे गलत सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले से ही होनहार हैं और आपकी यानी के लिए आपकी प्रतिभा में मैं छोटा सा एक सहयोग कर रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप यानी कि शेयर तो करना ही करना अपने दोस्तों को, क्योंकि तो निःशुल्क योजना आप सभी मित्रों के सहयोग से ही संपन्न होगी। तो काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य क्या होता है? कविता की सुंदरता, यानी कि काव्य का सौंदर्य है कविता की सुंदरता। और कविता की सुंदरता से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी के आंतरिक और बाह्य दोनों तत्वों की पहचान कर सके। सौंदर्य बोध से तात्पर्य है हमारा कि बालक को आपकी कविता का आंतरिक और बाह्य दोनों तत्वों की उसे पहचान हो सके कि आपकी कविता में बालक किस तरीके से आनंदित हो उठता है, किस तरीके से वह काव्य की आत्मा को पहचान पाए, किस तरीके से वह सौंदर्य शक्ति का अपना एहसास कर पाए, अनुभव कर पाए। यही हमारा क्या है? काव्य सौंदर्य है। यही क्या है मित्रों? आपका काव्य सौंदर्य। और सही बात तो यह है कि काव्य सौंदर्य कविता में व्याप्त रहता है। कविता में पहले से ही इसकी व्याप्ति होती है काव्य सौंदर्य की। ये ध्यान रखिएगा, पहले से व्याप्त होता है काव्य सौंदर्य। कविता का जो सौंदर्य इसमें पहले से ही व्याप्त है, और कविता में पहले से ही इसकी व्याप्ति होती है, और इसी के साथ इसकी व्याप्ति बालक में हो जाती है। बालक में, तो बालक में इसकी व्याप्ति की अनुभूति कराना, बालक में इसकी व्याप्ति की क्या कराना? अनुभूति कराना ही एक शिक्षक का उद्देश्य है। यानी कि शिक्षक का क्या उद्देश्य है? सौंदर्य से शिक्षक का उद्देश्य है कि वह बालक में अनुभूति पैदा कर सके, बालक में अनुभूति पैदा कर सके। बालक को यूँ कह लीजिए, शिक्षक का उद्देश्य है कि बालक उसकी भावानुभूति कर सके, कविता की भावानुभूति कर सके, कविता की रसानुभूति कर सके, आनंदित हो जाए यानी कि बालक। और यूं कह लीजिए कविता का जीवन में क्या उपयोग है, जीवन में उपयोग क्या है वह समझ सके। कविता के बारे में बालक अपने विचारों को प्रकट कर सके, कवि के विचारों से सामान्यीकरण कर सके, विचारों से सामान्यीकरण कर सके, कवि के विचारों से सामान्यीकरण कर सके। और आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि कविता का दृष्टिकोण समझ सके, बालक में अच्छे बुरे की परख पैदा हो सके,
अच्छे बुरे की परख पैदा हो सके, वह अपने विचारों को प्रकट कर सके, विचारों का प्रकटीकरण, ये सब उद्देश्य हैं आपके शिक्षक के, आपके कविता शिक्षण के दौरान। और कविता शिक्षण के अंतर्गत ही काव्य सौंदर्य जो हैं वो सारे के सारे इसी दृष्टिकोण के ये जो बनाए गए उद्देश्य हैं, इन सब का उद्देश्यों को यानी कि पूर्ति करना ही एक शिक्षक का कर्तव्य है। और ये कह लीजिए बालक के अंतर्गत सौंदर्य बोध की जो शक्ति है, बालक में सौंदर्य बोध की शक्ति सहज में पहले से व्याप्त होती है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो बालक में सौंदर्य बोध की शक्ति पहले से ही होती है, पहले से ही होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि सौंदर्य शक्ति को प्रपुष्पित या प्रपुष्पन कह सकते हैं, करे। ये देखिए, यानी कि शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक में वो शक्ति आपके पहले से होती है, उस शक्ति को वह जागृत करे और उस शक्ति को यानी कि इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए कि बालक उस शक्ति का पुनः यानी कि अनुभव कर सके, बालक उस शक्ति को समझ सके। और यूं कह लीजिए, यदि हम कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बालक कविता के मर्म स्थल तक पहुंच सके, बालक कविता के मर्म स्थलों की पहचान कर सके, मर्म स्थलों की पहचान कर सकें, कि पहचान कर सकें, एक ये हमारा उद्देश्य है आपके सौंदर्य का। तो मास्टर लोगों से इसी बात यह है कि कविता शिक्षण के दौरान आपके शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि बालकों में ऐसी शक्ति का विकास किया जाए जिससे वो सौंदर्य शक्ति को समझ सके, कविता बोध वो कर सके, कविता के मार्मिक स्थलों को वो आपके महसूस कर सके, कवि की भावनाओं को वह समझ सके, कवि जहाँ पर उन्हें मार्मिक स्थल आपके बनाए हैं कवि ने, उन मार्मिक स्थलों की आपके बालक क्या कर सके, यानी कि महसूस कर सके। और यूं कह लीजिए कविता क्या है, कविता सूक्ष्म एवं व्यापक है, कविता सूक्ष्म और व्यापक है। यानी कि ऐसा कहते हैं, व्यापकता से मतलब है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें नहीं आती हो। और यूं कह लीजिए, जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वहां पहुंचे कवि। ये देखिए, जहां पर आपके सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता वहां पर कवि अपनी कल्पनाओं से पहुंच जाता है। कवि क्या करता है मित्रों, अपनी कल्पनाओं से पहुंच जाता है, और जो कल्पनाओं से वो पहुंचता है तो उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को शिक्षार्थी ग्रहण कर सके, शिक्षार्थी उस उद्देश्य को समझ सके। कविता के अंतर्गत जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, एक बालक कविता से क्या सीखता है, कविता का जीवन में क्या उपयोग है, इन सब बातों को स्पष्ट रूप से मैं समझ जाए तो उसे ही कहेंगे हम क्या, आपके सौंदर्य, उसे क्या कहेंगे मित्रों, सौंदर्य। अब ये सभी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक शिक्षक के विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है जिससे बालक के अंतर्गत रसानुभूति, आपके शिल्प दृष्टिकोण, शैली दृष्टिकोण, जीवन उपयोगिता, इन सब बातों को समझने के लिए आपके तैयार हो जाए।
यदि हम कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं। अब हम सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं कि जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो सही सी बात है कि हम पहले पढ़ते हैं कि जिसका हम सौंदर्य पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सही सी बात यह है कि काव्य या कविता क्या है। पहला सवाल ये है, पहला सवाल है आपका मित्रों कि कविता क्या है। तो कविता क्या है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों की जैसी जैसी परिभाषाएं हैं वो मैं आपको सरल तरीके से और स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि कविता कैसे। जब कब आप कविता के बारे में नहीं समझ पाओगे, जब तक आप यानी कि कविता की परिभाषाओं से आधार पर स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि कविता कहाँ है, क्या है, क्या काव्य क्या है, तो आप उत्तर नहीं कर पाओगे। पहले हम ये सीखते हैं कि कविता क्या है। तो देखिए, अग्नि पुराण की परिभाषा है, संक्षेपाद्वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, व्यवच्छिन्ना पदावली। ये देखिए, काव्य स्फुट अलंकार है, अलंकार है गुण व दोष वर्जितनम। ये देखिए, संक्षेपाद्वाक्य संक्षेपाद्वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य स्फुट अलंकार है गुण व दोष वर्जितनम। तो ये पंक्ति है आपकी अग्नि पुराण की। और अग्नि पुराण के अनुसार हम बात करें कि काव्य क्या है, कविता क्या है, तो इसके अनुसार बात ये निकल के आई कि संक्षिप्त यानी कि संक्षेप वाक्य, आप सरल भाषा में इसी को देख लीजिए, और आपकी अच्छी लगने वाली पंक्ति, अच्छी लगने वाली पदावली, ये देखिए। और हम कहें अलंकार की सहित, अलंकार व गुण सहित और दोष रहित जो हैं, यानी कि संक्षिप्त वाक्य, अच्छी लगने वाली, अलंकार और गुण सहित दोष रहित पदावली, दोष रहित पदावली कविता है। ये देखिए, यानी कि ऐसी उक्ति जो छोटी हो, अच्छी लगे, अलंकार सहित हो, गुणों सहित हो, दोष उसमें ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपके यानी कि काव्य कह देंगे। ऐसे ये देखिए, भामह की परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये देखिए, यानी कि शब्द और अर्थ का संबंध ही क्या है, काव्य है, ऐसा कहना है भामह का। अब किसने क्या कहा ये तो आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला, हमको तो ये समझना है कि है क्या है, कविता क्या है। और ऐसे हम कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, ननु शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि शब्द और अर्थ का जो संयोग है वही क्या है, काव्य है। और ऐसा कहना है हमारे आचार्य रुद्रट का। किनका कहना है, आचार्य रुद्रट का। यानी कि शब्द और अर्थ का संबंध हो, आपकी संयोग हो, ऐसे हमारे यानी कि क्या है, उन्हें हम काव्य कहेंगे। और फिर हम ऐसे कहना चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
यानी कि रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। और ऐसा करने वाले हैं विश्वनाथ जी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले ये हमारे आचार्य जगन्नाथ जी, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ या आचार्य विश्वनाथ जी हैं। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले ही क्या हैं, हमारे काव्य हैं। इसके अलावा आप कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हैं, कविता सुस्पष्ट संगीत है। कविता क्या है मित्रों, सुस्पष्ट संगीत है। ये देखिए ऐसा कहना है हमारे विद्वान हुए हैं ड्राइडेन। ये देखिए उन्होंने कहा है, एक परिभाषा मैं आपको और बताऊं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, क्षणों की वाणी है। ये देखिए ऐसा कहना है हमारे पंत जी का। और ऐसे ही आपकी परिभाषा के आधार पर पता लग रहा है कि हमारे कविता क्या है, परिपूर्ण जो क्षण है हमारे, यही क्या है, हमारे कविता है। या रसात्मक अनुभूति ऐसे भी कह सकते हैं इसको। रसात्मकम अनुभूति ही काव्य है, ऐसा कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। और ऐसे देखिए शुक्ल जी का, हृदय की मुक्तावस्था के लिए, मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, जो शब्द विधान करती है, हृदय की मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, कविता कहते हैं। यानी कि हृदय की मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि आपके कविता कहेंगे। तो कविता से तात्पर्य क्या निकल कर आया कि जहां पर आपके बालक या विद्यार्थी या मनुष्य आपके आनंदित हो उठे, उससे आनंद आने लग जाए, उसे आनंद आने लग जाए, वो आनंद विभोर हो उठे, उसको मैंने कि वो मस्ती जैसा हो जाए, आनंदित हो जाए, उसकी क्रियाकलाप आपके आनंदित होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कविता कहेंगे। हमारे एक विद्वान हुए हैं आपके रीतिकाल के अंतर्गत आचार्य चिंतामणि, उन्होंने कहा है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कहित विविध कहत सब सोई। ये देखिए, यानी कि कहने से तात्पर्य ये हुआ कि विद्वानों के द्वारा ये कहा गया, विबुध कहत सब, तो यानी कि विद्वानों सब कोई, यानी विद्वान लोग कहते हैं कि शब्द अर्थ के सहित जो है, अलंकारों के जो सहित है, अलंकारों के सगुण अलंकार जो हो, यानी गुणों के सहित हो, अलंकारों के समेत हो, दोषों से दोष रहित जो हो, दोष से जो रहित है, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि आपके काव्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, काव्य। तो काव्य या कविता की परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट हो गया कि कविता वह है जिससे बालक अपने आप में आनंद अनुभूति कर पाता है। अब कविता के तत्वों की हम बात करें तो कविता के 5 तत्व माने गए। कविता के तत्व 5 तत्व माने गए हैं विद्वानों के द्वारा। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, शब्द अर्थ, कल्पना, भाव और बुद्धि। विद्वानों के द्वारा कविता के 5 तत्व माने गए, शब्द, अर्थ,
कल्पना, भाव और बुद्धि। ये देखिएगा, इन सभी के संयोग से ही कल्पना, इन सभी के आधार पर ही कविता का निर्माण हो पाता है। इन सब के साथ ही कविता निष्पन्न होती है और बालक को रसानुभूति करा पाती है। यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। तो कहने से मतलब ये हुआ कि ये सभी बड़े आवश्यक हैं, कविता की रचना के लिए बड़े आवश्यक हैं। कविता का हमारे लिए क्यों रचने, चलो कविता क्यों लिखें, एक बार ये भी सोच लीजिए। तो कविता का महत्व क्या है? कविता एक तो रची जाती है कला के लिए, कविता कला के लिए, ये देखिए कविता कला के लिए। फिर हम कहें कि कविता मनोरंजन के लिए, कविता मनोरंजन के लिए, ये देखिए ऐसे हम कहना चाहें कविता आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात के लिए, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कविता यश के लिए भी लिखी जाती है, कविता यश के लिए, ये देखिए कविता यश के लिए भी लिखी जाती है। और आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कविता जीवन के लिए, कविता जीवन के लिए लिखी जाती है। ये देखिए ये सब आपकी कविता के, आपके यूं कह लीजिए उद्देश्य कह लीजिए, इनके कारण ही आपकी कविता निष्पन्न होती है। कविता निष्पन्न होती है, कविता के हमारे ये पूरे उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्य जब हैं तब जाकर ये हमारी कविता संपन्न होती है। कविता के सारे हैं, कविता कला के लिए लिखी गई, मनोरंजन के लिए लिखी जाती है, आत्मसम्मान के लिए, आत्म साक्षात खुद अनुभव करता है वो भी लिखता अगला आदमी, यश के लिए लिखी। जीवन में इसका कविता का क्या उपयोग हो सकता है भविष्य में? गीता जी लिखी आपने जिस समय, तो आज गीता जी का क्या उपदेश चारों तरफ पूरे विश्व में छाए हुए हैं, ये देखो। तो ये सब कुछ उद्देश्य हैं हमारे कविता की। कविता आनंद के लिए भी लिखी जाती है, ये आपको पता है। कविता क्या है? आनंद के लिए लिखी जाती है। आनंद तो आ ही गया कहीं ना कहीं, मनोरंजन अभी तक ये आ ही गया, तो यानी कि कविता आनंद के लिए लिखी गई, कविता आनंद के लिए लिखी जाए, ये भी सही है। और कविता सेवा के लिए, कविता सेवा के लिए लिखी जाए, तो ये सब बातें एक विद्यार्थी को समझनी होती है। ये सब बातें क्या है? एक बालक को समझनी होती है जब वह काव्य पाठ करता है कि कविता का उसके जीवन में क्या उपयोग है, कविता से आनंद किस प्रकार लिया जा सकता है। ये आपके अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बालकों में ऐसी शक्ति को पैदा करे। शक्ति तो पहले से ही है, आपको तो केवल जगाना है, एक दिशा प्रदान करनी है। बालकों में आत्म साक्षात्कार, सही गलत का फैसला बालक कर सके, बालक उसमें मनोरंजन हो सके, आपकी कला के लिए कला की पहचान कर सके, ये सब कुछ आपकी कविता के हमारे क्या है? यश कीर्ति के, आपके यानी कि कविता के उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं हमारे कविता की, हम बात करें तो कविता के जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों की हम बात करें तो हम पहला हमारा जो सौंदर्य है, ये देखिए, यानी कि काव्य सौंदर्य की हम बात कर रहे थे। तो काव्य सौंदर्य की परिभाषा के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा, यानी कहने से मतलब है अभी हमने हाल ही में पढ़ा कि कविता की सुंदरता कैसे है। कविता बालक की कला के लिए, जीवन के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, ये सब कुछ बातें क्या है? काव्य सौंदर्य में आती हैं। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक तो भाव सौंदर्य, एक क्या पढ़ेंगे मित्रों? हम भाव सौंदर्य। एक पढ़ेंगे हम शिल्प सौंदर्य, ये देखिए ये भी आपकी सिलेबस में है, शिल्प सौंदर्य है। एक पढ़ेंगे हम विचार सौंदर्य, ये देखिए भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, और जीवन दृष्टि, ये देखिएगा। तो आपको इन सब का अध्ययन करना है और ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे सारे के सारे आपके क्या है? सिलेबस के अंतर्गत है मित्रों, और इन सभी तत्वों को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि भाव सौंदर्य आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, वो विशेष रूप से आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाव सौंदर्य के बारे में। ये देखिए, तो अब आप सभी बिंदु डाल लीजिए, भाव सौंदर्य, ये देखिएगा। अब भाव सौंदर्य क्या है? भाव सौंदर्य सीधा सा पता चल रहा है कि भाव का
संबंध होता है रस से। किससे होता है मित्रों? रस से। और बालक को रसानुभूति कराना, बालक को रसानुभूति कराना ही क्या है? कराना ही भाव सौंदर्य है। ये देखिए, बालक को रसानुभूति कराना ही भाव सौंदर्य, ये आप ध्यान से देख लीजिए। यानी कि कविता पाठ के दौरान एक बालक को आनंद आ जाए, जिसे आप कह सकते हैं सरल भाषा में, यानी कि मदमस्त हो जाए बालक, तो उसे कहते हैं, वही हमारा क्या है मित्रों? आपके यानी कि भाव सौंदर्य है। और भाव सौंदर्य यानी कि एक अध्यापक का इसमें उद्देश्य क्या है? रसानुभूति कराना है एक बालक को, यानी कि बालक को रसानुभूति कराना ही शिक्षक का उद्देश्य है। यही पूरा का पूरा क्या है? आपके रसानुभूति कराना ही शिक्षक का उद्देश्य है, कि जब वह आपके कविता पाठ कराए तो वह आपके बालक को रसानुभूति करा सके, बालक कविता के साथ सामान्यकरण कर सके, बालक कविता के अंतर्गत जो कवि की भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं को सामान्यकरण कर सके। तो यही क्या होगा हमारा? यानी कि भाव सौंदर्य होगा। यानी कि कहने से मतलब यह है कि कविता के अंतर्गत प्रधान भाव के विव्यंजना होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। कविता में प्रधान भाव की अभिव्यंजना, कविता में प्रधान भाव की क्या होती है? अभिव्यंजना होती है। और जहां पर भाव शब्द आ जाए ना, तो आपको सीधा सा समझना है कि वहां पर रस की बात कर रहा है, रस की बात कर रहा है। और रस आप जानते हैं काव्य में 9 प्रकार के रस होते हैं, सबको पढ़ेंगे हम। तो प्रधान भाव की अभिव्यंजना जो होती है वही क्या है? हमारा भाव सौंदर्य है। और इसी के आधार पर हम यानी कि आपके पढ़ते भी हैं। अब हम बात करें कि ये जो भाव सौंदर्य है, या फिर कह लीजिए हमारे कविता की हम बात करते हैं। एक बार इधर आइएगा। हमारी कविता जो है यानी कि काव्य जो है, इस काव्य के 2 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? आपके 2 पक्ष हैं। ये देखिएगा, 2 पक्ष हैं। उनमें से एक तो है आपके भाव पक्ष, ये देखिएगा, और एक है मित्रों आपका कला पक्ष। कला पक्ष में हम बात करें तो आपके यानी कि कह लीजिए अलंकार, छंद, भाषा, शैली। आपके कला पक्ष में अलंकार, छंद, भाषा, शैली, इन सब का अध्ययन करते हैं। और भाव पक्ष में हम अध्ययन करते हैं रस का। किसका करते हैं मित्रों? रस का करते हैं। और यदि हम कहें भाव पक्ष जो है, इसी को ही हम बोलते हैं आंतरिक तत्व। इसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों? आंतरिक तत्व। और इसे ही हम बोलते हैं बाह्य तत्व, यानी कि बाहरी तत्व। ये देखिए, तो कविता के 2 पक्ष हैं, यानी कि तत्व करेंगे तो आंतरिक तत्व, और आपके बाह्य तत्व पक्ष करेंगे तो भाव पक्ष और कला पक्ष। तो बाह्य तत्वों में आपके ये आते हैं अलंकार, छंद, आपके सब शक्ति, रीति सब आ जाते हैं। तो ये बात है इसकी महत्वपूर्ण बात। तो इन्हीं दोनों बातों की द्वारा ही हमारे भाव सौंदर्य संपन्न होता है। कैसे होता है कि ये जब संपन्न होगा ना, तो ये सभी कारक ये जो लिखे हुए हैं, ये इसमें सब शक्ति भी आप लिख सकते हैं, शब्द शक्ति आ जाएगी, इसमें रीति आ जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये सब ये कब होंगे? जब ये संपन्न होगा तब ये सारे के सारे तत्व इसके संपन्न होने में सहायता प्रदान करेंगे, यानी पोषक तत्व हैं। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो कोई बड़ी नदी जा रही है ना, तो बड़ी नदी जा रही है तो बड़ी नदी कब बनती है? छोटी छोटी नदियों का जब उसमें संयोग होता है। उसी तरीके से आपकी इसकी अनुभूति है। जब आपको रसानुभूति होगी तो उसमें अलंकार, छंद, भाषा, शैली, तरीका, इन सब का अपना अपना क्या रहेगा? महत्व रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि आंतरिक जो तत्व है, ये आंतरिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण, ये देखिएगा, आंतरिक तत्वों में
आंतरिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण रस माना गया है। रस माना गया है। रस को कविता या काव्य की आत्मा माना गया। आचार्यों के द्वारा क्या है मित्रों, यानी कि रस ही कविता की आत्मा है, काव्य की आत्मा है, ध्यान रखिएगा। तो रस को ही कविता की आत्मा माना गया, रस को ही आपके काव्य की आत्मा माना गया, ये ध्यान रखिएगा। और सभी विद्वान भाव सौंदर्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, ऐसे आप इसको समझ लीजिए। सभी विद्वान भाव सौंदर्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। किसकी प्रधानता को स्वीकार करते हैं? भाव सौंदर्य की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। कहने से मतलब यह है कि रस की प्रधानता, यदि आप कहना चाहो तो आप ये समझ सकते हैं रस की प्रधानता। और रस की प्रधानता कहाँ पर मित्रों? काव्य के अंतर्गत, यानी कि काव्य में रस की जो महत्ता है, ध्यान रखिएगा, वहीं आपके सभी विद्वान इसे स्वीकार करते हैं कि इसके बगैर कविता कुछ भी नहीं है, यानी काव्य कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये कब संपन्न होता है? तो ये भी आप लिख लीजिए। कल्पना, बिंब, प्रतीक, कल्पना, बिंब, प्रतीक, शब्द, अर्थ आदि के संयोग से भाव सौंदर्य आदि के संयोग से भाव सौंदर्य परिपुष्ट होता है। आदि के संयोग से क्या है? आपके भाव सौंदर्य परिपुष्ट होता है, ये आप समझिएगा। यानी कि इन सब का योगदान है, कल्पना भी, बिंब भी, प्रतीक भी, शब्द भी, अर्थ भी, इन सब के संयोग के द्वारा ही आपके, यानी कि क्या है, आपके भाव सौंदर्य निष्पन्न होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। और भाव सौंदर्य में क्या है, आपके यूं कह लीजिए कि भाव सौंदर्य के अंतर्गत विद्यार्थी कविता के तत्वों की पहचान करते हुए, कविता के मार्मिक स्थलों को समझते हुए उसमें आत्म विभोर हो जाता है। जो वो आत्म विभोर होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? हम आपके यानी कि भाव सौंदर्य कहते हैं, ध्यान रखिए। तो भाव सौंदर्य के हमारे 3 प्रधान तत्व माने गए हैं। भाव सौंदर्य के 3 प्रधान तत्व माने गए हैं। ये देखिए 3 कौन कौन से हैं? एक तो है प्रतीकात्मकता, ये देखिए। दूसरा है आपकी बिंब योजना, और तीसरा है कल्पनाशीलता। ये देखिएगा, तब जाकर के आपके क्या होता है, आपके भाव सौंदर्य निष्पन्न होता है, आप यूं समझ लीजिए। इस बात को आप समझ गए। और कहने से मतलब ये है, काव्य में रस परम तत्व है। काव्य में रस परम तत्व है, इसकी अनुभूति कराना ही
भाव सौंदर्य है। इसकी अनुभूति कराना ही क्या है मित्रों, भाव सौंदर्य है। रस की अनुभूति जो हो जाए। अब रस की अनुभूति कैसे होती है, अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे हुई। मैं देखो आपको एक यानी कि छोटी सी एक आध पंक्तियां बताता हूं। आप कोई सी पंक्ति उठा लीजिए, जैसे आपने पढ़ाई होगा कई बार, और आपके यानी कि कवियत्री और कवियों के द्वारा कई बार जो कविता पाठ कराया जाता है उसको आपको सुनकर कभी तो आप में प्रेम पैदा होता है, कभी आपको हंसी आती है, कभी आपको गुस्सा आता है किसी बात को सुनकर के, कभी आप अपनी वीरता दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी किसी बात को देखकर आप रोने लग जाते हैं, कभी किसी बात को देखकर आप में घृणा जागृत हो जाती है, कभी किसी बात को देख करके आपके मन में आपकी शांत यानी कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कभी किसी बात को देख करके आपकी वत्सलता आप में यानी कि जागृत हो जाती है। तो वही हमारे जो जागृत होती है भावनाएं, यही हमारा रस तत्व है और यही हमारा भाव सौंदर्य है। यही क्या है मित्रों, हमारा यानी कि भाव सौंदर्य है। तो रस है परम तत्व है, और रस की परम तत्व की पहचान करा देना विद्यार्थियों को। रस के द्वारा आपके यानी कि यूँ कह लीजिए कि रस के द्वारा बालकों का जो आत्म विभोर होना होता है वही क्या है, हमारे भाव सौंदर्य है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि रस नहीं तो फिर कविता क्या है, रस नहीं तो फिर कविता क्या है, रस नहीं तो पूरा संसार ही नहीं रस है, रस नहीं तो पूरा संसार ही नहीं रस है। कैसे, जैसे कि देखिए जिस तरीके से मैं कहूं ये मेरे हाथ में ये कलम है, और इस कलम के अंतर्गत आपके यानी कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो यदि इसमें स्याही नहीं है तो इसका क्या महत्व है, ये सही सी बात है। ये बोर्ड है, इसमें यदि लाइट नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए क्या लिख पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आपके यानी कि आपने कहा कि आग, अब आग कहने से आपको तपन थोड़ी हो रही है, नहीं, आग कहने से तपन नहीं हो रही, आग के पास आपके आग लेके आएंगे तब तपन होगी, आग में तपन होगी। आई के बाद जैसे ठंड कहने से आपकी सर्दी थोड़ी लगती है, नहीं, लेकिन ठंडी विषय वस्तु होने से आपको ठंड लगने लग जाए, यही हमारी रसानुभूति है। और ये नहीं है तो फिर स्थिति वैसी होगी, आग कहने से आपकी गर्मी नहीं लगती, सर्दी कहने से सर्दी नहीं लगती। आई क्या बात समझ में। तो वही से तरीके से फिर आपका काव्य शब्द जाल बन के रह जाता है, फिर आपका काव्य क्या है, शब्द जाल बन के रह जाता है। तो उस शब्द जाल से बचाने के लिए हमको काव्य के अंतर्गत हमारे परम तत्व का होना जरूरी है, यही काव्य की आत्मा है, यही क्या है, आपके काव्य की आत्मा है। अब आपके बीच बीच में एक आध बातें जो आपके मन में उठ रही होगी, वो ये उठ रही है कि गुरुजी आपने सब बातें बता तो दी, लेकिन हमको ये तो बताइए कि ये प्रतीक बिंब ये क्या होते हैं, ये तो हमारे को समझ में आए ही नहीं। अच्छा मैं एक बात बताता हूं कि कविता के अंतर्गत बालक आत्म विभोर कब होता है, तो सही सी बात है कि इसका उद्देश्य भी कह लीजिए एक तरीके से, ये यदि आप टीचिंग मेथड आप देख रहे हैं तो वहां पर भी काम की चीज है, ध्यान रखिए। कविता की रसानुभूति, फिर काव्य रसानुभूति, कविता रसानुभूति के दौरान बालक का कवि की भावनाओं से, विचारों से भी लिख सकते हैं, कवि की भावनाओं से, कवि की भावनाओं से सामान्यीकरण हो जाता है। कवि की भावनाओं से क्या हो जाता है मित्रों, आपके सामान्यीकरण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसा कवि ने महसूस किया, कवि ने जैसा क्या है महसूस किया, उसी बात को आपके बालक भी अनुभव करने लगता है। कविता जैसे यानी कि बालक सोच रहा है, यानी कवि सोच रहा, वैसे ही आपके यानी कि कवि भी सोचने लगता है। तो वही हमारे क्या है, उसे कहते हैं सामान्यकरण स्थिति हो जाना।
विचारों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर बिल्कुल भी ना रहे, इसे कहते हैं सामान्यकरण स्थिति हो जाना। ध्यान रखिएगा। ये कह लीजिए सही सी बात यह है कि काव्य में रस व्यंजना, काव्य में रस व्यंजना भाव सौंदर्य का परिणाम है, भाव सौंदर्य का परिणाम है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, और कुल मिला के बात यह है कि हृदय की मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे हम कविता कहते हैं। यानी कि हमारा इस लोक से कोई संबंध ना रहे। एक ठेले वाला जा रहा है, ठेले वाला जा रहा, मदमस्त होके जा रहा, गाना गाते हुए जा रहा है। ये देखिए, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, फिर रात भर जगता न सोता है। मस्त होके जा रहा है, गाना सुनते जा रहा है कि आदमी खुद ऐसा खुद ही है। फिर देखे गाने जाता रहा है। एक डाल पे पंछी बैठा, एक डाल पे दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो इस तरीके से बड़ा आनंद होके जा रहा है। जैसे जा रहा है तो बस किसी, अरे पताशी वाले पताशी दिखला दे, सुन नहीं रहा आपकी, क्योंकि उससे रसानुभूति हो रही है। और यही क्या है, हमारा भाव सौंदर्य है। यही क्या है, हमारा भाव सौंदर्य। अब इसमें सहयोगी कौन कौन से हैं? इसमें सहयोगी है आपके विशेष रूप से प्रतीक, आपके बिंब। इनका हम एक बार देखते हैं कि प्रतीक किसे कहते हैं और बिंब किसे कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं प्रतीक किसे कहते हैं और बिंब कैसे हैं। तो प्रतीक जो शब्द है, ये देखिए, प्रतीक का अर्थ निकल कर आएगा आपके अंग कह लीजिए, अवयव कह लीजिए। ये देखिए, प्रतीक का अर्थ क्या है, अंग कह लीजिए, अवयव कह लीजिए, हैं आपके, यानी कि भाग भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। प्रतीक कह लो, अंग कह लो, अव्यय कह लीजिए, हैं आपके अवयव, अवयव कह लीजिए, सब क्या है, आपके प्रतीक के अर्थ है। या फिर किसी तरफ बढ़ाया हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी तरफ बढ़ाया हुआ, किसी तरफ बढ़ाया हुआ। वैसे देखो ये क्या टॉपिक आपकी कहीं पढ़ाने का होता नहीं और किसी परीक्षा में नहीं आता आपकी रीट के अलावा, लेकिन जब आपके आ ही गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का फुल्का से, 2-5 मिनट में आपको पूरा भी हो जाएगा प्रतीक के बारे में। ये देखिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी सूक्ष्म भाव, किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करना, तत्व को साकार करना ही क्या है, प्रतीक है। साकार करना वही क्या है, आपका प्रतीक है। ये ध्यान से समझ लीजिए। यानी ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई अगोचर तत्व जिसको हम यानी कुछ मान लें और वो चीज उसके लिए रूढ़ हो जाए, तो ये उसे हम क्या कहेंगे, आपके प्रतीक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, यानी प्रतीक कहेंगे। यानी कैसे कह लीजिए, जब उपमान, उपमान किसी अर्थ के लिए, किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए। ये देखिएगा, उपमान जब किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, वही हमारा क्या है मित्रों, आपके प्रतीक है। वही क्या है, प्रतीक है। प्रतीक क्या करते हैं, प्रतीक मन की भावना को तुरंत जागृत करते हैं। मन भावना को तुरंत जागृत करते हैं। प्रतीक क्या करते हैं, मन भावना को तुरंत जागृत कर देते हैं। ये देखिए क्या करते हैं, तुरंत जागृत कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए, एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। ये देखिए पंक्ति आती है, उड़ जा हंस अकेला,
उड़ जा हंस अकेला, मैं सीधा ही लिख रहा हूं तो आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अब इसमें देखो हंस किसका प्रतीक है, अब आपको पता लगेगा हंस है क्या इस पंक्ति के अंतर्गत। ऐसे ये देखिए, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। ये देखिए, अब यहां पर देखिए बूंद किसका प्रतीक है, समुद्र किसका प्रतीक है। अब आपने देखा हंस, उड़ जा हंस अकेला, तो यहां पर हंस कौन सा है, यहां से हंस से मतलब है आत्मा, आत्मा चली जाएगी। बूंद समान समुद्र में शोकत हेरी जाए, यानी कि कबीरदास जी ने कहा कि बूंद जो है, बूंद कौन है, आत्मा। ये आत्मा कहां समझ जाए, समुद्र यानी कि परमात्मा, यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। तो इसको प्रतीक, ये देखिए, ये आत्मा का प्रतीक, ये परमात्मा का प्रतीक, शोकत हेरी जाए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके क्या नाम है, आपके अघ्घे सच्चिदानंद हरिचंद हीराचंद वात्स्यायन अघ्घे, इनका पूरा नाम है। तो अघ्घे की कविता है आपकी बावरा हेरी, तो वह आपके सूर्य का प्रतीक है। धर्मवीर भारती की है ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा जो है आपकी निराशा का, नैराश्य का, आपके दुखों का प्रतीक है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, यानी कि उनकी आपके भूषण कवि की एक पंक्ति सुनी होगी, तेज तेमी अंश पर काम है कान है जिम्मी कंस पर, तेज तेमी अंश पर कान है जिम्मी कंस पर, त्यो मलोच वंश पर शेर शिवराज है। तो यहाँ पर शेर किसका प्रतीक है, अब शिवराज जी शेर थोड़ी है, यहाँ पर शेर से मतलब वीरता, वीरता से मतलब है। तो इस तरीके से आपके यानी कि आप इसमें देख सकते हो, तो ये होते हैं इस तरीके से प्रतीक। अब मैं आपको हल्की सी चर्चा करता हूं बिंब के बारे में। ये देखिएगा, अब हम हल्की सी चर्चा करते हैं बिंब के बारे में कि बिंब क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिंब के बारे में हम पढ़ते हैं हल्का सा कि बिंब हमारा क्या होता है। ये कह लीजिए, आप सरल भाषा में कहे तो इमेज बनाना है, एक तरीके से इमेज बनाना, ये ऐसे कह सकते हैं आप, या फिर आप मूर्त रूप प्रदान करना, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मूर्त रूप प्रदान करना। ये देखिएगा, यानी कि बिंब योजना है किसी के बारे में एक इमेज बन जाए, किसी के बारे में एक किसी को हम मूर्त रूप प्रदान कर दे कि ये वस्तु ऐसी होती होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि बिंब कहेंगे। यानी कैसे कह लीजिए आप, एक तरीके से प्रतिछाया या फिर एक प्रतिछवि भी आप इसे कह सकते हैं, किसी की यानी बात हमारे मन मस्तिष्क में सेट हो जाए, वही हमारे क्या है, बिंब है, वही क्या है, हमारे बिंब है। ध्यान रखिएगा, यदि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरीका से बिंब क्या है, एक मानस छवि है, मानस छवि है, मानस छवि है जो मूल संवेदनाओं के साथ जुड़ी होती है, मूल संवेदनाओं के साथ, मूल संवेदनाओं से इसका संबंध होता है। अब देखो कैसे, बिंब की मैं बात करूं सरल तरीके से, तो ये 4 प्रकार के बिंब हैं, और 4 प्रकार के बिंब हम बात करें तो ऐसे आप कह लीजिए आपके दृष्टि बिंब, ये देखिए ऐसे आप कह लीजिए दृष्टि बिंब के बारे में। फिर है आपके श्रुति बिंब, ये कैसे बनते हैं मैं हल्का सा आपको बता देता हूं। फिर हम इसकी बात और बात करें, दृष्टि बिंब हो गया, श्रुति बिंब हो गया, तो फिर आ जाएगा विचार बिंब। ये देखिए मैं आपको अभी समझाता हूं, तो 1 मिनट लगेगा इसको समझने में। और फिर है अगला भाव बिंब, ये देखिएगा, ये सब मिलकर जब मिल जाते हैं तब जाकर ये पैदा होता है, और जब ये जहां पैदा होता है तो वहां पर भाव सौंदर्य पैदा होता है। ये ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या उत्पन्न होता है, भाव सौंदर्य। दृष्टिबिंब कैसे बना, आपने रोजाना एक चित्र देखा, आपने क्या देखा मित्रों, एक चित्र देखा इस तरीके से, ये देखिएगा आपने एक चित्र देखा इस तरीके से, और जैसे ये चित्र देखा तो आपके मन में कोई न कोई बात निकल के रोजाना आती है। ये देखिए रोजाना आपने चित्र देखा, अब जैसे ये चित्र देखा, बालक से, छोटा सा बालक है, छोटे से बालक ने रोजाना ये चित्र देखा इस तरीके से, बालक ने छोटे से क्या किया, ये चित्र रोजाना देखा। अब तो उस चित्र में अंकित हो गया, यार है क्या ये,
ये रोज मेरी पलंग पे आ जाता है। तो ये क्या है, उसकी नजर में निकल के आया कि साहब ये चूहा, यानी कि ये आकृति है, ये आकृति सेट हो गई उसके मन मस्तिष्क में। और फिर किसी ने अरे चूहा आ गया, तो जैसे चूहा उसे नाम सुना तो ये चित्र अंकित हुआ, तो इसको तो कहा दृष्टिबिंब इसे, और ये नाम निकल के आया, इसे इसने का कहा आपकी श्रुतिबिंब। अब ये दोनों ही इसके सामने नहीं है, हर बालक का उसमें बैठा बैठा आराम से, यानी कि किसी ने कहा चूहा, चूहा कहते ही वो चीज याद आ गई और आपकी आकृति याद आ गई, उसके बारे में विचार करा। यार वो ऐसा था कि दो से उसके यानी कान थे छोटे छोटे से, बड़ा मुंह पहना सा मुंह था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था यार, है? तो उसे कह देंगे हम विचार बिंब, उसे क्या कह देंगे विचार बिंब। और अब फिर कहेंगे हम क्या, अरे चूहा यार क्या फायदे का सर, चूहा यार, चूहा का एक फायदा भी है यार। चूहा क्या फायदा है, चूहा जहां पर होता है तो आपके यानी कि चूहे का क्या फायदा है, क्या है ये तो मुझे खुद को ही पता नहीं। चूहा के उसके फायदे और नुकसान के बाद, चूहे से नुकसान क्या यार, चूहे से यार चूहा यानी कि आपके वहां पर गंदगी फैला देता है और चूहा से आपके बीमारी का खतरा भी बना रहता है ना यार, बहुत बेकार। तो ये जो बातें आप अच्छा और बुरा सोच रहे हैं, ये आपके पैदा हुआ, तो यही क्या है आपका भावबिंब, ये क्या है भावबिंब। कहने से मतलब एक बालक रोजाना देख रहा है कि अपने यहाँ पर गाय है, गाय को रोजाना उस गाय के चित्र को देख रहा है। अब गाय के चित्र को देख रहा है, गाय के चित्र को देख रहा है, गाय के चित्र को देख रहा है, किसी ने फिर कह दिया गाय गाय गाय, अब वो चित्र अंकित हो गया। यार कल चित्र देखा वही तो है, कल देखा वही तो है, लेकिन फिर किसी ने कहा गाय गाय गाय, तो अब उस चित्र के साथ वो ध्वनि भी अंकित हो गई, तो वह उसे कहेंगे श्रुति पटल। यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में एक इमेज बन गई, हमारे मूर्तिकरण हो गया, एक छाया स्थापित हो गई, वह हमारा क्या है बिंब बनना है। अब उसके सामने विचार आने लगे बैठे बैठे, ओ अच्छा वो गाय, अच्छा ये गाय, उसके दो सींग थे, अच्छा वो पूंछ भी थी, अच्छा गाय की बात कर रहे हैं, अच्छा ये गाय, ये चित्र है, अच्छा ये गाय का चित्र है, अच्छा वो ये जो मैंने उसको देखा था, जो हमारे ज्ञानी और हमारे बाड़े में भरी हुई है, जो बंधी हुई है ना, वही क्या है ये गाय है। तो इससे उसका उससे मेल मिलाप कर, ये है विचार। अब उसके अच्छाई बुराइयां सोच ली, उसे कहेंगे विचार बिंब। और फिर उसके बाद में वो देख रहा, अरे यार ये क्या है, अच्छा गाय, अरे गाय के 4 थन होते हैं, हमको दूध देती है, उसका यानी कि दूध बड़ा मीठा होता है यार, और उससे दही भी बड़ा प्यारा लगता है, उससे मक्खन भी निकलता है, ये सब बातें निकल के इससे कहेंगे हम भाव बिंब। ये देखिए इस तरीके से आपके बिंबों का निर्माण होता है। इस तरीके से किसका निर्माण होता है मित्रों, आपके बिंबों का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे बिंब बनते हैं। अपनी नई साइकिल को तेज चलाते हुए, अपनी नई साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। आप देखिए, अब आपने घंटी बज रही जोर जोर से, अपनी साइकिल, नई साइकिल को तेज चलाते हुए आपके मन में दृष्टि पटला आ गया, अरे साइकिल कैसी होती है, अच्छा वो, और फिर उसमें ध्वनि भी बजा रहा हो, तो यहां पर कौन सा बन गया, बजाते हुए जोर जोर से, श्रुति बिंब। ये देखिएगा इस तरीके से आपके यानी कि बिंबों का निर्माण हुआ होता है। अरे प्रातः नभ में नीलाकाश, प्रातः नभ में नीलाकाश, सुबह, अच्छा सुबह का नीलाकाश, सुबह का समय कैसा होता है, अचानक देखते ही आपके यानी कि अरे सुबह का प्रातः कालीन सुहावना दृश्य देखते ही आपके सुहावना दृश्य कैसे होता है, चार तो हरियाली होगी, प्रातः काल सूर्य निकल रहा होगा, पक्षी कलरव कर रहे होंगे, ये बातें निकल के आ रही है, तो ये हो गया दृष्टि बिंब। इस तरीके से बिंब योजना बनती है। और ये बिंब योजना और प्रतीक योजना दोनों आपकी किसमें सहायक होती है, आपके रस में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं मित्रों तीसरी, कल्पनाशीलता। कल्पनाओं के द्वारा न जान न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये सभी आपके सर्व विद्वानों के द्वारा आपके सभी जगह प्रचलित है ये बात। अब हम बात करते हैं रस की। किसकी बात करते हैं मित्रों, रस की। रस से आस्वादेति रस है, रस क्या है, स्वाद जहां आ जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए, वही क्या है हमारा रस है। सरते इति रस है, यह जहां प्रवाहित होता है, रस क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और हमारे विद्वान ने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि चखने में जो मजा आता है, स्वाद जो आ जाता, वही हमारा रस है। रस क्या है, रस क्या है, हमारी आनंद अनुभूति है।
रस क्या है? हमारे परमानुभूति है। ये देखिए, तो यही क्या है? हमारा रस है। रस होते हैं ऐसे 9 प्रकार के, लेकिन वर्तमान समय के हमारे विद्वानों में हमारे 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कितने प्रकार के? आपके यानी कि 9 प्रकार के रस माने गए हैं, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत हमारे विद्वानों के द्वारा 11 प्रकार के रस स्वीकार किए जा रहे हैं। रस परीक्षा में आ जाए कितने प्रकार के? प्रकार 9 ही करना है, लेकिन आपके सूरदास जी की जगह वजह से वात्सल्य रस आ गया और भक्तजनों की वजह से आपके भक्ति रस आ गया। 2 रस और स्वीकार करते हैं विद्वान लोग हिंदी में। अब वर्तमान में 11 रस माने जाते हैं, लेकिन रस कितने हैं, संख्या कितने? वर्तमान में 9 ही माने, ध्यान रखिएगा। अब इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी बात समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।